भारत में आज एक से बढ़कर एक विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी हैं जहां लाखों स्टूडेंट पढ़ते हैं और बहुत से स्टूडेंट फॉरेन कंट्री अमेरिका, लंदन, फ्रांस में पढ़ने के लिए जाते हैं। पर कभी समय ऐसा था कि बहुत से देशों से स्टूडेंट शिक्षा के लिए भारत आया करते थे और जहां से शिक्षा ग्रहण करते थे। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था, जहां हजारों की संख्या में स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते थे। 450 ईस्वी में गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय को इसके बाद आने वाले सभी शासकों का समर्थन मिला। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए बनाया गया एक विहार था। महान शासक हर्षवर्धन ने भी इस विश्वविद्यालय को दान दिया था। हर्षवर्धन के बाद पाल शासकों का भी इसे संरक्षण मिला। भारतीय शासकों के अलावा नालंदा को विदेशी शासकों से भी दान मिलता था। नालंदा विश्वविद्यालय का अस्तित्व 12वीं शताब्दी तक बना रहा। नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में विख्यात था। नालंदा बिहार प्रांत में पटना से 50 मील दक्षिण की ओर स्थित है। नालंदा की ख्याति महात्मा बुद्ध के समय से थी। बुद्ध कई बार जहां आए थे, इसी कारण 5वीं से 12वीं शताब्दी तक इसे बौद्ध शिक्षा के केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। बुद्ध के प्रमुख शिष्य सारिपुत्र की यह जन्मभूमि थी। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसोंग भी नालंदा में शिक्षा लेने के लिए आए थे। वेनसोंग ने जहां की अध्ययन प्रणाली, अभ्यास और मठवासी जीवन की पवित्रता का उत्कृष्टता से वर्णन किया है। नालंदा में ज़्यादातर विदेशी स्टूडेंट पढ़ते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में लगभग 10,000 स्टूडेंट पढ़ते थे तथा 2,000 शिक्षक उन्हें शिक्षा ग्रहण कराते थे। वेनसोंग के समय इस विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। कुलपति को परामर्श देने के लिए 2 समितियां होती थी। पहली समिति शिक्षा संबंधी कार्यों में तथा दूसरी समिति प्रशासनिक कार्यों में कुलपति को परामर्श दिया करती थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के रहने, खाने पीने, कपड़े तथा मेडिकल की व्यवस्था फ्री होती थी। राजा और अमीर लोग विश्वविद्यालय को आर्थिक सहायता देते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के पास दान में प्राप्त हुए 200 गांवों की आय थी, जहां आने वाले छात्रों में बौद्ध यात्रियों की संख्या ज्यादा थी। नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम थे। प्रवेश पाने के इच्छुक विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय के द्वार पर एक परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता था। यह परीक्षा द्वार पंडित द्वारा ली जाती थी। नालंदा विश्वविद्यालय 1 मील लंबे तथा आधे मील चौड़े क्षेत्र में स्थापित था। यह क्षेत्र एक विशाल और सुदृढ़ चारदीवारी से घिरा हुआ था। वेनसोंग के अनुसार जहां अनेक विहार यानी कि कमरे बने हुए थे। गुप्त राजवंश ने प्राचीन कुषाण वास्तुशैली से निर्मित इन मठों का संरक्षण किया। सम्राट अशोक तथा हर्षवर्धन ने जहां सबसे ज़्यादा मठों, विहारों तथा मंदिरों का निर्माण करवाया था। जहां का सबसे बड़ा विहार 203 फीट लंबा तथा 164 फीट चौड़ा था। विश्वविद्यालय भवन में व्याख्यान के लिए 7 विशाल कक्ष और 300 छोटे बड़े कक्ष थे। छात्र छात्रावासों में रहते थे तथा प्रत्येक कोने पर कुओं का निर्माण किया गया था। इसमें 6 मंजिला की इमारतें बनी हुई थी। उनकी ऊंची ऊंची मीनारें आकाश को छूती थी। इस विहार में एक छोटा प्रार्थना स्थल अभी भी सुरक्षित अवस्था में बना हुआ है। इस प्रार्थनालय में भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। बुद्ध और महावीर कई बार नालंदा में ठहरे थे। माना जाता है कि महावीर ने मोक्ष की प्राप्ति पावापुरी में की थी, जो नालंदा जिला में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा के अतिरिक्त व्याकरण, तर्कशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, भाषा, विज्ञान, योग, शिल्प, रसायन आदि विषय भी पढ़ाए जाते थे। इस प्रकार यह विश्वविद्यालय पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मज्ञा नामक एक विशाल पुस्तकालय था। यह पुस्तकालय भवन 9 मंजिला था, जिसकी ऊंचाई लगभग 300 फीट थी। इसमें सभी विषयों की लाखों पुस्तकों का विशाल संग्रह था। इस वक्त नालंदा विश्वविद्यालय अपने उत्कर्षण पर था। इधर भारत पर तुर्की शासकों का अधिकार हो गया था। वह मंदिरों में लूटमार करते थे और मूर्तियों को तोड़ देते थे। 12वीं शताब्दी में भारत में तुर्की शासक बख्तियार खिलजी का शासन था। एक समय बख्तियार खिलजी बहुत ज़्यादा बीमार हो गया। उसके हकीमों ने उसका काफ़ी उपचार किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विज्ञान के प्रमुख आचार्य राहुल श्री भद्रजी से उपचार की सलाह दी गई। उसने आचार्य राहुल को बुलाया और इलाज से पहले एक शर्त लगा दी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का सेवन नहीं करेगा। उसके बाद भी उसने कहा कि अगर वह ठीक नहीं हुआ तो वह आचार्य की हत्या करवा देगा।
अगले दिन आचार्य उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान से इतने नंबर की संख्या पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। उसने पढ़ा और वह ठीक हो गया। ठीक होने पर उसको खुशी नहीं हुई, उसको बहुत गुस्सा आया कि उसके हकीमों से इन भारतीय वैद्यों का ज्ञान श्रेष्ठ क्यों है। बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसास मानने के बदले उसने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। वहाँ इतनी पुस्तकें थी कि आग लगभग 3 महीनों तक जलती रही। उसने हजारों धर्मचार्य और बौद्ध भिक्षु मार डाले, सारे भवनों को गिरा दिया। खिलजी के ठीक होने की जो वजह बताई जाती है वह यह है कि वैद्यराज राहुल श्री भद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के कोनों पर एक दवा का ना दिखने वाला लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ मात्र 10-20 पेज चाट गया और ठीक हो गया। उसने इस एहसान का बदला नालंदा को जलाकर दिया। अब विश्वविद्यालय के केवल खंडहर ही बचे हुए हैं।